गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग शोभित। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग शोभित और बाकी सभी लोगों को जो अभी उपस्थित नहीं है उनको भी मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें मेरा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें शामिल हो पाएँगे, इस जो इस सेशन में। और अगर आप लोग जल्दी से जल्दी शामिल हो जाएँगे तो डेफ़िनेटली हम लोग इस सेशन को जल्दी से शुरू कर पाएँगे। और ये सेशन भी दोस्तों बेहतर होने वाला है। गुड इवनिंग मनोरमा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये सेशन भी बहुत बेहतर होने वाला है और मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस सेशन में भी कम से कम आपको 19 से 20 क्वेश्चन एकदम फ्रेश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेबी हो सकता है उन फ्रेश क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चन कहीं आए हों, लेकिन मोस्टली वो क्वेश्चन कहीं आए हुए नहीं हैं। और कोशिश करता हूँ कि हमेशा कुछ फ्रेश क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ, बाकी क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। जो किसी कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम्स में और जो एक पारंपरिक जो पैटर्न है किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे पीजीटी या फिर सिविल सर्विसेज में जो इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, कुछ हिस्सा हम उस हिस्से को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। अमित, गौतम, आरजू, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पे। खैर दोस्तों, चलिए छोटा-सा, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने भी, तो लोगों से अनुरोध है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ जाइए ताकि आपको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके पास आती रहे, काफ़ी मिलती रहे और क्लासेस के रिगार्डिंग। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आप लोग पसंद करेंगे, अच्छा सेशन होने वाला है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगा ये सेशन, ये क्वेश्चन भी पसंद आएँगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। और प्रैक्टिस सेट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, लेकिन ये 18 नहीं है। प्रैक्टिस सेट नंबर, देखिए, मेहनत यार, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 18 नहीं है, ठीक है? ये 20वाँ होगा, ठीक है? ये 20वाँ प्रैक्टिस सेट नंबर होगा। इससे पहले हम लोग 19वाँ प्रैक्टिस सेट पिछले जो लास्ट डे था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होने वाला है। इससे पहले आप लोग जुड़ने के लिए जो सामने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल है। और अगर आप लोग जॉइन करते हैं तो जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को मिलती रहेगी। और इसके अलावा एएसओ के रिगार्डिंग जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग भी डायरेक्टली कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लोग ले सकते हैं, ठीक है? और चलिए, चूँकि क्वेश्चन है और समय बहुत अधिक नहीं, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए ताकि आप लोगों की रात भी खराब ना हो कम से कम, ठीक? सामने आपके टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल पे आप लोग तो मौजूद हैं ही। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चनों में आता है, आप लोग इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ़ होंगे, ठीक? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि को धारण करते थे? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि को धारण करते थे? उत्तर कुरु हो गया, उत्तर मध्य हो गया, भोज हो गया, प्राची हो गया। कहाँ के जो शासक थे वो अ, क्या दिया हुआ, सम्राट की उपाधि को धारण करते थे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोग शामिल होंगे और सेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक? तो दोस्तों, इसका तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर होने वाला है प्राच्य, ठीक है? भोज कहते हैं तो दक्षिण के जो शासक हुआ दो जो दक्षिण के शासक होते थे, उनको भोज बोला जाता था। इसके अलावा मध्य देश के शासक को राजन या फिर राजा बोला जाता था। सेकंड है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन-सी बात ऋग्वेद स्त्रियों के ऋग्वेदिक जो स्त्रियाँ हैं, उनके उनके संबंध में ठीक नहीं है या फिर अनुचित कह सकते हैं। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, ठीक है? आप सभी लोग जानते हैं वो सभा समितियों में उस समय भाग लेती थी और ये पति के साथ याज्ञिक जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी। ये यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ठीक है? सेकंड भी ठीक है, वो युद्धों में सक्रिय भाग भी लिया करती थी। आप सभी लोग जानते होंगे जो देवी उषा और इंद्र के बीच में एक युद्ध का वर्णन किया गया है, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि, तो इसके अलावा रजस्वाला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता है। दैट मीन्स उनका बाल विवाह की बात हो रही है यहाँ पे। चौथा जो है किसकी बात कर रहा है दोस्तों? बाल विवाह की बात हो रही है, तो ये जिसका होगा डी राइट आंसर होगा, ठीक है? थर्ड क्या कहता है? हड़प्पा संस्कृति के लोग लाज, वर्ण
जो एक मणि टाइप की थी, एक धातु टाइप की थी, निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? आप सभी लोग जानते हैं उनका जो व्यापारिक स्तर था, जो व्यापार करने के जो तौर-तरीके थे, उनका कई सारे जो उस समय की समकालीन सभ्यताएँ थी, जैसे कि आप मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, क्रीट सभ्यता है, उन सभ्यताओं से इनका व्यापारिक लेन-देन बना रहता था। ख़ास तौर से जो इनका मेसोपोटामियन जो कल्चर था या सभ्यता थी, सिविलाइज़ेशन थी, उससे इनका व्यापार बहुतायत में होता था। तो और ये विभिन्न क्षेत्रों से अलग-अलग तरीके की चीज़ें मँगाया करते थे, माणिक्य वगैरह का अ, आयात भी किया करते थे। इसमें ईरान, इराक, मिस्र और अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों इसका भी जवाब होने वाला है डी यानी कि अफ़गानिस्तान। ठीक है? अगला है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल। सूतकांगे डोर जो बिल्कुल पश्चिमी स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का बिल्कुल पश्चिमी स्थल है, वो वो किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, झेलम नदी, सरस्वती नदी और दास्क नदी किस नदी के तट पर स्थित है? सूतकांगेडोर जो सबसे उसका पश्चिमी स्थल माना जाता है, ये दोस्तों है दास्क नदी के तट पर। किसके नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर। आप लोग दास्क नदी के बारे में जान रहे हैं, जो ऑरेल स्टाइलिन ने इसका उत्खनन किया था। इसके अलावा जो इसके अलावा जो एडवर्ड एक मेजर एडवर्ड मोक्कल नाम के व्यक्ति थे, मेजर एडवर्ड मोक्कल 1875 में उन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी? दास की। मेजर एडवर्ड मोक्कल उन्होंने 1875 में इसकी खोज की थी, फिर उसके बाद ऑरेल स्टाइन ने 1928-29 में इसका उत्खनन कार्य किया था। ठीक। आगे है 5वें नंबर पे मिदनापुर जनपद के तामलुक में, ठीक है, मिदनापुर जनपद के तामलुक में आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अ, जो समांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका नाम था, जो समांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका नाम था अपनोर सरकार, जातीय सरकार, आमार सरकार, सोनार सरकार। मतलब बंगाल में जो समांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके अलावा जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के तक में बहुत सारी जगहों पे एक समांतर सरकारें स्थापित की गई थी, जैसे बलिया की समांतर सरकार हो गई, सतारा की समांतर सरकार हो गई और इसकी जो थी बंगाल में ये जातीय सरकार के नाम से स्थापित हुई थी और सबसे जो दीर्घकालिक जो सरकार स्थापित हुई थी दोस्तों, वो स्थापित हुई थी किसकी स्थापित हुई थी? सतारा, ठीक है, महाराष्ट्र में सतारा जो थी। ठीक, आगे चलते हैं। छठा क्या कहता है? भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूँगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूँगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। तो ये किसका वक्तव्य दिया हुआ है? सुभाष चंद्र बोस का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का? सतारा, बलिया, तामलुक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना किसका ये वक्तव्य दिया हुआ है दोस्तों? ये वक्तव्य दिया हुआ है महात्मा गांधी का और ये वक्तव्य उस कॉन्टेक्स्ट में दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस तैयार नहीं हो पा रही थी या उनको तैयार नहीं कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। तो उस परिस्थिति में इन्होंने ये वक्तव्य दिया था। आगे चलते हैं, 7वां है, ठीक है, जो कालानुक्रम हमको डिसाइड करना है, उसके अनुसार लगाना है, ठीक। निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम अनुसार अरेंजमेंट करना है उसको, ठीक, उसको हमको अरेंज करना है। सूरत कांग्रेस आप सभी लोग जानते हैं 1907 में डिवाइड हो गई थी। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च आप सभी लोग जानते हैं 1930 की घटना है, ठीक है। और रॉलेट एक्ट 1919 और गांधी इरविन समझौता 1931, ठीक है। तो अगर इसको मिला लेते हैं कि फिर 1 3 ठीक है, 1 3 और 2 4 इसका आंसर होगा बी। 1 3 और 2 4 इसका आंसर होगा, ठीक। आगे चलते हैं 8 नंबर पर, ठीक है। ठीक है, 8 नंबर पे देखते हैं कौन सा जो कथन है ब्रह्म विवाह अधिनियम के विषय में ठीक नहीं है। ब्रह्म विवाह अधिनियम के विषय में उचित नहीं है। इसने बाल विवाहों को गैर कानूनी बना दिया, ठीक है, एक ये है। इसने अंतरजातीय विवाहों को मंजूरी दी, ठीक है। इसने विधवा विवाह को मंजूरी दी, ठीक। और लास्ट क्या कहता है? इसने बहु विवाहों पे रोक नहीं लगाई थी, ठीक है। इसमें से क्या अनुचित है, क्या उसके ब्रह्म विवाह के अधिनियम के विषय में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है, डी। डी बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। 9th क्या कहता है? 9th है
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त जो व्यापार है करने का विशेषाधिकार दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया था, वो किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, ये था 1717 ईस्वी में, 1715, 1710 और 1705 किस सन में दिया गया था? दोस्तों ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये 1717 में दिया गया हुआ था। 1717 में, उस समय फर्रुख होशियार का शासनकाल था, इनके समय में ये दिया गया था। और इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्ट नाम से भी जानते हैं, फर्रुख के समय में ये दिया गया था। आगे चलते हैं, 10वें नंबर पे है, किस मराठा सरदार ने 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की हेल्प की थी? 10वां नंबर है, सैयद बंधुओं की हेल्प की थी किस मराठा सरदार ने? ठीक, 1719 में मुगल बादशाह, ठीक है। ये है शिवाजी द्वितीय हैं, साहू जी महाराज हैं, शिवाजी प्रथम है, बालाजी विश्वनाथ हैं। किसने मदद की थी? ये मदद की थी दोस्तों बालाजी विश्वनाथ ने मदद की थी। किसकी मदद की थी? जो सैयद बंधु थे, ठीक है, सैयद बंधु थे, उनकी मदद की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, नया कुछ थोड़ा सा मैंने बताया ना डिफरेंशियल क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा ये क्वेश्चन। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, और पसंद आ रही तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था? किस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था? ये था इंपीरियल प्रेफरेंस, होम चार्जेस, इंपीरियल टैरिफ और चार्जेस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दिए जाने वाली विशेष रियायतों की किया जाता था? पहला ऑप्शन है इंपीरियल प्रेफरेंस हो गया, सेकंड ऑप्शन है होम चार्जेस हो गया, और थर्ड ऑप्शन है इंपीरियल टैरिफ हो गया, और लास्ट ऑप्शन है चार्जेस। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है, इसका नाम है इंपीरियल प्रेफरेंस। ठीक है, अगला है, दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में किसके साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1865 में किसके साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था? तो ऑप्शन आपके सामने, श्याम जी कृष्ण वर्मा है, मैडम भीखा जी कामा है, और डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, जॉन सिम्पसन है। किसके साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाई थी? लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में। ठीक, तो ये ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, ए बी सी और डी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन, सही जवाब होगा डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाया था 1865 में? लंदन इंडिया सोसाइटी। अगर आगे चलते हैं, 13 क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में तथा 1832 ईस्वी में, ये कुछ नए क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इन क्वेश्चनों के ऊपर, बाकी तो आप सभी लोगों को पता ही होंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1831 में और 1834 ईस्वी में किन रियासतों को अव्यवस्था के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? अव्यवस्था के आधार पर कहाँ मिला लिया था इन्होंने? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ए है चित्तूर, मैसूर, कछार, और बी है मैसूर, कुर्ग और कछार, और सी है कुर्ग, कछार, अजमेर, और डी है अजमेर, कठुआ और मैसूर। ठीक है, किन रियासतों को, किन देसी रियासतों को अव्यवस्था के आधार पर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, ए बी सी और डी। तो ठीक है, तो 13 का दोस्तों यहाँ पे होने वाला है बी। ठीक है, 13 का बी आंसर सही होगा। मैसूर, कुर्ग और कछार, मैसूर को 1831 में और 1834 में कुर्ग और कछार को इन्होंने कहाँ पे? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आर्जवती 13 का बी है। ठीक, आगे है 14 क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने बताया ना, 19 से 20 क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप लोग उचित समझें तो। साहिल पटेल बी। ठीक, 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट में दास्ता को शीघ्र, 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के तहत, 1833 चार्टर एक्ट, ठीक, के तहत
दासता को शीघ्र समाप्त करने के लिए कानून बनाने को कहा गया था। बंगाल से दासों का निर्यात कब बंद कर दिया गया था? ठीक है, ठीक है। हालाँकि 1833 चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था कि मतलब यहाँ से दासों के निर्यात को या फिर दासता को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए कर दिया जाए। और ये एक अधिनियम लेके आया गया था 1843 दास्ता अधिनियम लेके गया आया आया गया था लॉर्ड एलन ब्रून के शासनकाल में। तो उस समय उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है? मतलब दासों के खरीद-फरोख्त पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है? तो प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो ये कब लगाया गया था? बंगाल से दासों का निर्यात कब बंद कर दिया गया था? क्वेश्चन ये है, ठीक? ये बस आपको एक तरीके से नॉलेज के लिए दे दिया गया है, थोड़ा-सा बेहतर रहता है। तो 1843, 1835, 1849 और ऑप्शन है 1789। प्लीज़ थोड़ा-सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बंगाल से दासों का निर्यात कब बंद कर दिया गया था? तो ये बंगाल से दासों का निर्यात बंद किया गया था 1789 में। 1789 में बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। और 1833 ईस्वी में ये जो चार्टर एक्ट था उसमें ये अनाउंसमेंट किया गया था कि जल्दी से जल्दी दासों का जो आयात निर्यात है, खरीद फरोख्त है, उसको बंद करने के लिए एक प्रावधान लेके लेके आया जाए, एक नियम लेके आया जाए, जो बाद में एलन बरो के शासनकाल में 1843 में लेके आया गया था, ठीक? लेकिन बंगाल में 1789 में ही दासों के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15। हुड लिखा है, ठीक? किसने कहा था कि ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है। 1789 आरजू 1789 में, ठीक है, बंगाल में। 8089 नहीं है, 1789 में, ठीक। किसने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है? दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है, किसकी? दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है। किसने कहा है कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने, मैडम भीखाजी कामा ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने और फिरोज शाह मेहता ने। उपयुक्त सामने ठीक। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दूसरे लोग भी, जो दूसरे भाई-बंधु हैं, वो लोग भी अगर जल्दी से जल्दी आ जाएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 15वां क्वेश्चन है, ठीक? और लगभग आज 60 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। 20 नए क्वेश्चन होंगे, 20 में से 2-4 क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं। और अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं मे बी कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं, कुछ मददगार हो सकते हैं और होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक? तो क्या है ए, बी, सी और डी, ठीक है? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये बात कही थी दादा भाई नौरोजी के विषय में। अगला आपके सामने है 15 का सी, ठीक है? अगला आपके सामने है 16, ठीक? आगे है 16, ठीक है? एक और अच्छा क्वेश्चन है, आई होप सो यू यू हैव टू लाइक दिस। तो मुझे लगता है कि किसने बंगाल विभाजन के विरोध में अपनी पत्रिका जो छपती थी संजीवनी में ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया, शोक मनाना, सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से संपर्क तोड़ने का सुझाव दिया था, ठीक है? बंगाल विभाजन के समय में जो बंग भंग आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से पहले जो ये स्टार्टिंग पॉइंट के समय में संजीवनी एक पत्रिका निकाली जाती थी बंगाल से। उसमें ये ये जो सेंटेंस है ये छपा हुआ था कि इस तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहिए। तो ये किसने कहा था? कृष्ण कुमार मित्र ने, ठीक? अश्विनी कुमार दत्त ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और भूपेंद्र दत्त, ठीक? 15 का ये, ठीक? अमित अन्मी स्टोरी, ठीक है? तो ये है कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है? कृष्ण कुमार मित्र है, ये मिश्र लिखा हुआ है, ठीक है? कृष्ण कुमार मित्र, ठीक? तो ये संजीवनी जो पत्रिका थी इन्हीं के द्वारा निकाली जाती थी, ये उसके संपादक थे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 16 का बी, 16 का ए है आरजू जी, ठीक है? 16 का ए है, अ, ठीक? अमित का अन्नी स्टोरी आपका आंसर सही है, ठीक है?
आगे चलते हैं। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था? जो बंदा बहादुर थे, ठीक है, जिन्हों बंदा बहादुर थे, इन्होंने क्या किसके आदेश के तहत इनको मृत्युदंड दिया गया था? अन्य स्टोरी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहादुर शाह, जहाँदारा शाह, फर्रुखा सियार और रफ़ीउद्दौला, ठीक है, किसके शासनकाल में इनको मृत्युदंड दिया गया था? तो ये दिया गया था फर्रुख सियार के शासनकाल में। बहादुर का जो मूल नाम था लक्ष्मण देव उनका नाम था। और ये कन्वर्टेड थे, मतलब हिंदू से बाद में सिख संप्रदाय को उन्होंने अपना लिया था और बाद में खालसा पंथ की स्थापना करके उन्होंने खालसा साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो उसी दौरान इनकी भिड़ंत हुई थी किससे? मुगल शासक फर्रुखा सियार से। और इनको फर्रुख सियार को घृणित कायर बोला जाता है। किसका क्या बोला जाता है? घृणित कायर। ठीक। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 18 क्वेश्चन है, 18वां नंबर है। ये है निम्नलिखित जाट नेताओं के नाम सूची के नीचे दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 17वां क्वेश्चन चल रहा है गीता जी। 17वां क्वेश्चन चल रहा है। जो जाट नेता थे, ठीक है, मुख्य रूप से उनमें ये कहा गया है कि कौन से फर्स्ट से लास्ट तक जाना है। तो राजा राम, सूरजमल, गोकुल और चूड़ामल। ठीक। गोकुल सबसे पहले आएंगे। ठीक है, गोकुल औरंगजेब के समय में इन्होंने विद्रोह किया था। 1689 के आसपास इन्होंने विद्रोह किया था गोकुल ने। उस वाली 60-69 में इन्होंने विद्रोह किया था। फिर उसके बाद इसके बाद जो राजा राम थे उन्होंने विद्रोह किया था। राजा राम आए थे 1686 में। और उसके बाद आए थे चूड़ामल, ठीक है, चूड़ामल, ठीक है, चूड़ामल ने जो मथुरा के पास जो भरतपुर है वहाँ पे स्वतंत्र जाट साम्राज्य की स्थापना की थी। और फिर बाद में सूरजमल ने इसको बढ़ाया था आगे। ठीक, तो क्या हो गया? 3 हो गया, 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2। इसका आंसर होगा 18 का बी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो यही अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग शेयर करते रहिएगा, बने रहिएगा। वीरता एवं साहस के लिए शाहरुख जो शाहजहां द्वारा बहादुर की उपाधि, पदवी या उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, वीरता और साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। दारा सिकों को, शुजा को, औरंगजेब को और मुराद को। ठीक है, तो ये पदवी इन्होंने दी थी किसके लिए? औरंगजेब के लिए। ठीक है, 19 का सी, औरंगजेब। लाइक करते रहिए दोस्तों और शेयर करते रहिए। अगला है 20वां क्वेश्चन हमारे सामने है। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन कहता है कौन मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में शामिल नहीं था? जो मौर्य समाज को 7 वर्गों में डिवाइड किया था मेगास्थनीज ने, उपयुक्त में से कौन उस सोसाइटी में शामिल नहीं था जो उन्होंने 7 का वर्गीकरण किया था? तो वो थे दास थे, योद्धा थे, शिल्पकार थे, कृषक थे। ठीक है, तो ये थे दास। ठीक है, दास उसमें शामिल नहीं थे। क्या नहीं थे? दास उसमें शामिल नहीं थे, यानी कि 20 का आंसर होगा ए। ठीक। आगे है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो वर्णित है प्रणय कर, जिसको हम लोग प्रणय कर के नाम से जानते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ये मुख्यतः किस प्रकार का कर था? क्या था? मुख्यतः किस प्रकार का कर था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर? ठीक। ठीक है, अच्छा 21 का है। ये आपात करता अंतरजातीय प्रणय संबंधों पर कर लगाया जाता था, विधवा प्रणय संबंधों पर लगाया जाता था, नियोग कर लगाया जाता था। ठीक है, 21st का है। ठीक है, 21st का है। 21st का आरजू, आरजू का सही है और गीता जी आप दोनों, आरजू और गीता जी आप दोनों का सही है। ठीक है, आपातकाल एक प्रकार का ये आपात करता। आगे है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का जो साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? आपातकाल, बिल्कुल ठीक है। श्वेत लोहे का संदर्भ देके, श्वेत लोहे का संदर्भ देके कर्टियस ने, डेरियस ने और कौटिल्य ने और टॉलमी ने, ए बी सी और डी, किसने ये संदर्भ दिया है? ये है कर्टियस। ठीक है, कौन है? कर्टियस ने। चलिए आगे चलते हैं। 23वां है। 23वां आपके सामने मौजूद है। अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन तीन पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं,
वे हैं अशोक के तृतीय शिलालेख में जो 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं तृतीय शिलालेख में, वो क्या मिलते हैं? युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, धम्म महामात्र, स्वयाध्यक्ष और वज्र भूमिक, नगर व्यवहारिक, अंत महामात्र एवं प्रतिष्ठा और लास्ट है समाहर्ता, सन्निधाता एवं आठविक। 22 का ए, ठीक है। 23 का दोस्तों ए होगा, ठीक है। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ठीक है। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ठीक है। आगे चलते हैं। 24वें नंबर पे हम लोग देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से हमसे कुछ कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे सोमयज्ञ माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सोमयज्ञ माना जाता है? अग्निहोत्र, अग्निष्टम, पितृयज्ञ और श्राद्ध। सोमयज्ञ किसको माना जाता है? जिसमें सोम 23 का है, जिसमें सोम का आहुति दी जाती थी। अ, युक्त राज्य प्रादेशिक, बिल्कुल ठीक है। युक्त राज्य और रज्जुक, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक, राज्य नहीं रज्जुक, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक, ठीक है। तो ये था अग्निष्टम योग यज्ञ, ठीक है। अग्निष्टम यज्ञ में सोम यज्ञ को बोला जाता था। इसमें क्या था? सोम की आहुति चढ़ाई जाती थी देवताओं को, खास तौर से इंद्र देवता को, ठीक। 24 का बी, बिल्कुल ठीक है। 24 का बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आमिर खुसरो की पहली मसनवी कौन सी थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसके नए क्वेश्चन के तौर पे इसको सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से आमिर खुसरो की पहली मसनवी कौन थी? मतलब उसके द्वारा लिखी गई पहली बुक अगर देख लीजिए, ठीक है। पहला उसने क्या लिखा था? नू सिपहार लिखा था और मुफ्ता उल फितू लिखा था, मिफ्ता उल फितू लिखा था, किरान उल सादिन लिखा था, खजाइन उल फुतूह लिखा था। इन चारों में से उसने जो पहली मसनवी कौन-सी लिखी थी, ठीक है? मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ जैसे कि खजाइन उल फितूह किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी की जो अब क्वेश्चन ठीक होने लगे हैं सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक होने लगे हैं। अ, देखिए लगातार प्रयास ही आपको बेहतर बना सकता है। बार-बार चीज़ों को पढ़ना ही आपको बेहतर बना सकता है। हाँ, अरे कोई बात नहीं मुझे आप इंग्लिश में कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में दरअसल ना समय लगता है क्योंकि जो उसका जो कीबोर्ड होता है उस तरीके का नहीं है, वहाँ पे काफ़ी और चूँकि हिंदी में मात्राओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इस चीज़ का थोड़ा-सा समय तो लगता ही है। ठीक है, पहली मसनवी खज़ाइन उल फुतूह जिसको हम लोग तारीख़ अलाई के नाम से भी जानते हैं, खज़ाइन उल फुतूह जिसको हम लोग तारीख़ अलाई के भी नाम से जानते हैं। ये समझ लो अलाउद्दीन खिलजी का एक तरीके से चटुकारितापूर्ण वर्णन करता है। उसके अलावा मिफ्ताह उल फुतूह को ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें इसके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जुड़े हुए कुछ एक क्वेश्चन पुट अप होते रहते हैं। मुफ्ता उल फितूह जो है वो जलालुद्दीन खिलजी को समर्पित है। अमीर खुसरो द्वारा जलालुद्दीन खिलजी को समर्पित है। 25 का ए, 25 का दी। नूह सिपे हार भी एक तरीके से वो ये समझ लो भारत का इसमें सुंदर सा वर्णन करते हुए नज़र आते हैं। बाकी बचता है किरानुल सादैन, ठीक है? सबसे पहले उनकी यही मसनवी थी जो कैकुबाद थे, जो बलबन के पुत्र थे कैकुबाद। 1 मिनट, ठीक है? जो कैकुबाद थे, कैकु ठीक, कैकुबाद, ठीक है? कैकुबाद के आदेश पे आमिर खुसरो ने ये किरानुल सादिल लिखा था और हालाँकि इससे पहले कैकुबाद से पहले जो महमूद के गयासुद्दीन बलबन के एक और पुत्र थे महमूद, उनके संरक्षण में थे आमिर खुसरो सबसे पहली बार और एक जो उस समय कौन मंगोल आक्रमण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मैसेजिंग किया, ठीक है? और उसके बाद वो कैकुबाद के उसमें चले गए। तो किरानुल सादिन उनकी पहली मसनवी थी, ठीक है? मसनवी मीन्स अब लेखन के अंतर्गत कुछ भी बुक इस तरीके से लिखना उर्दू में मसनवी का मेरे ख्याल से यही अर्थ होता है कि जो उसको हिंदी में क्या ढंग से मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन संभवतः उसको अगर डिस्क्राइब करें तो वो एक बुक के जो पहला जो लेख कह सकते हैं उसको। अ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। शोभित जी आपका स्वागत है, ठीक? और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर आप लोग कर रहे होंगे, लगातार शेयर कर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।
बलबन ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के नाम पर नसरुद्दीन महमूद के नाम पर जब बलबन नसरुद्दीन महमूद के वज़ीर थे उस दौरान, मदरसा-ए नासरिया नामक मदरसा बनवाया था। मदरसा-ए नसरिया नामक एक मदरसा बनवाया था। बलबन ने किसे मदरसे का प्रधानाचार्य नियुक्त किया था? मदरसा बनवाने के बाद मिनहाज उस सिराज, ठीक है? मिनहाज, ठीक है? मिनहाज उस सिराज, आमिर खुसरो, शम्स सिराज अफ़ीक और जियालुद्दीन बरनी, ठीक है? जियालुद्दीन बरनी। अभिनव आपका स्वागत है, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है, थोड़ा-सा लेट हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं। अ, मदरसा-ए नासिरिया का जो प्रधानाचार्य पहले प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया था? मिनहाजुस सिराज, आमिर खुसरो, शम्स सिराज अफ़ीक, जियालुद्दीन बरनी, ठीक? तो ये दोस्तों इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा मिनहाजुस सिराज, ठीक है? मिनहाजुस सिराज को हेलो सोभित, ठीक है? मिनहाजुस सिराज को इन्होंने क्या नियुक्त किया था? पहला प्रधानाचार्य किसका? मदरसा-ए नासिरिया का, ठीक? आगे हम लोग चलेंगे। ये भी नया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ नए क्वेश्चन है, आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो लाइक करते जाइए दोस्तों, शेयर करते जाइए, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, नए पुराने हो जो भी है सब अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको पसंद आएँगे। आई होप सो कि एग्ज़ाम में आपके काम भी आ जाएँ। मदद-ए-मास मध्यकाल में विद्वानों को दिया जाने वाला एक अनुदान होता था, ठीक है? मध्यकाल जो मदद-ए-मास का ना एक अनुदान, एक भूमि दी जाती थी जो संत महात्माओं वगैरह को दी जाती थी, ठीक है? या सूफ़ी संतों को कह सकते हैं, साधु संतों को कह सकते हैं। किस मुगल शासक ने इसे वंशानुगत बना दिया था? क्या कर दिया था? वंशानुगत बना दिया था कि मतलब मेरे बाद मेरे बच्चों का उसपे राइट्स होगा, ठीक है? राइट होगा। तो वंशानुगत बना दिया था। जहाँदारा शाह, अहमद शाह, बहादुर शाह प्रथम और फ़र्रुख़-ए-सियार, ठीक है? फ़र्रुख़-ए-सियार किसने उसको वंशानुगत बना दिया था? नया क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आना चाहिए, ठीक है? मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इस पूरे सेशन में कम से कम 20 क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ ये 20 के 20 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगेंगे, पसंद आएँगे। 27 का डी, ठीक? कोई और 27 का है? चलिए ठीक है। अ, 26 चलिए ठीक है। बहादुर शाह प्रथम, ठीक? बहादुर शाह प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको वंशानुगत बना दिया था, ठीक? अभिनव, बहादुर शाह प्रथम। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम चूँकि देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चनों का रिपीटेशन तो होगा ही होगा, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि इतिहास इतना ब्रॉड है तो उसमें रिपीटेशन तो होना ही होना है। हमको फाइट वहाँ करनी है जहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएँगे जो आपके लिए अनदेखे, अनचाहे या फिर अनजाने टाइप के होंगे या फिर आपने उसको पढ़ रखा होगा लेकिन बहुत अधिक आपके दिमाग में सेटअप नहीं होंगे। तो हमारा विचार ऐसा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर रखा जाए, क्या पता इसमें से कुछ एक क्वेश्चन आपके काम आ जाएँ। और कॉम्पिटिशन का दौर है, हर एक क्वेश्चन की उतनी वैल्यू है जितनी 100 क्वेश्चनों की। जितना मैं समझता हूँ कि यार देखिए जितना 100 क्वेश्चनों की अहमियत है, मैं समझता हूँ 1 क्वेश्चन की भी उतनी ही अहमियत है। पता चला आपके 99 सही है, 100वाँ क्वेश्चन सही नहीं है और 100 पे कट ऑफ चली गई तो आप अफ़सोस कराएँगे यार 1 क्वेश्चन और सही हो जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। किस मुगल शासक ने सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर किले में कैद करवा दिया क्योंकि वह स्वयं मेहंदी होने का दावा कर रहा था? ठीक है। क्या कर रहा था? स्वयं मेहंदी होने का दावा कर रहा था, ठीक? तो शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम, ठीक? अच्छा, स्वयं मेहंदी होने का वो दावा कर रहा था, उसके पीछे कैद करवाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इस मुगल शासक को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये अगर ये मेहंदी होने का दावा कर रहा है, तो राष्ट्र में एक विद्रोह भड़क सकता था, एक इस तरीके का माहौल बनाया जा सकता था, जिससे जनता विद्रोही हो सकती थी। ठीक, इस वजह से शेख अहमद सरिंदी को कैद करवा लिया गया था। तो शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में एकदम रैपिड फायर करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है। मेहंदी का मतलब होता है कि जैसे कि पैगंबर प्रॉफ़िट का या फिर अल्लाह का भेजा हुआ बाशिंदा जो अ, उसकी खिदमत करने के लिए तैयार है। ठीक है? ठीक, इस प्रकार से मेहंदी का अर्थ होता है कि अल्लाह का भेजा हुआ बंदा, ठीक?
ये समझ लीजिए। कोई मतलब सीधे उसका कॉन्टैक्ट ईश्वर के साथ है, अल्लाह के साथ है। तो वो इस प्रकार की परिस्थितियों को जैसे सूफ़ी संत में मेहंदी कहा जाता था। हमारे यहाँ कुछ और बोला जाता है, ठीक है? हमारे यहाँ उसको आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तियाँ या फिर कह सकते हैं कि बहुत उसके पास दिव्य शक्तियाँ हैं इस प्रकार से। तो अपने आप को मतलब बहुत सारी शक्तियों से वाकिफ़ कराना या बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह से रूबरू कराना लोगों को कि मैं स्वयं अल्लाह हूँ, मेहंदी या फिर मैं स्वयं ईश्वर हूँ। इस तरीके से व्याख्या की जाती थी मेहंदी जो वर्ड है उसके अंतर्गत, ठीक है? हाँ, वही मैं वही अभिनव मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग पढ़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, भाई-बंधु आ रहे हैं, सिस्टर्स आ रही हैं, ये सब कहीं न कहीं पढ़े हुए हैं। लेकिन हम हर पॉइंट नोट नहीं कर सकते ना। अगर हम हर पॉइंट ही नोट करने लग जाएँगे तो पूरी किताब ही हम ही छाप देंगे और हम हर कुछ याद भी नहीं रख सकते। आप समझ लीजिए आप केसी श्रीवास्तव की जैसे कि मैं बुक एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ता हूँ, अगर मैं उनकी बुक से ही उनसे कुछ कहीं से पूछ लूँ तो उनको भी नहीं पता होगा। मेन चीज़ होता है ना कि इतना सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते। आप एक समझ लीजिए हम लोग एक इंसान हैं, ठीक है? कंप्यूटर में भी हार्ड डिस्क होती है, उसकी एक वैल्यू होती है और उसका एक लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक ही इसमें डाटा आ सकता है। इसके बाद डेटा डालेंगे तो क्रैश हो जाएगा। तो वही हमारे पास वही समझिए। तो ये है जहाँगीर, ठीक है? जहाँगीर ने 28 का ए दोनों का है ये जहाँगीर, ठीक? जहाँगीर ने शेख अहमद सरिंदी को कैद करवाया था ग्वालियर किले में। ये भी ध्यान रखिए कहाँ कराया था? ग्वालियर किले में। अगर इत्तेफ़ाक से ये आ जाए कि जहाँगीर ने मुगल बादशाह जहाँगीर ने सूफ़ी संत शेख अहमद सरिंदी को कहाँ कैद करवाया था? नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है अश्विनी लेकिन देखते हैं जब अपडेट आ जाएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा उससे। जहाँगीर, ठीक? आगे है 29 पे, ठीक? 29 है अ अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ फिर से ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है आपको पसंद आएगा। देवराय द्वितीय ने समुद्री व्यापार के प्रसार के लिए प्रयास किए और इसी निमित्त इसने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी। उस अधिकारी का नाम क्या था? नायक था, रायसम था, बोमलाट था और लक्ष्मण था। ठीक, नायक था, रायसम था, बोमलाट था और लक्ष्मण था। ठीक, तो हम लोग इसमें फटाफट कर लेते हैं क्योंकि बहुत समय लगेगा ऐसे ही। ठीक, तो ये था लक्ष्मण, ठीक है? लक्ष्मण, इन्होंने एक लक्ष्मण नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था, जिसका काम था समुद्री व्यापार का प्रचार-प्रसार करना या फिर उसकी देखभाल करना या फिर उसका रख-रखाव करना, ठीक है? और ये भी वोमलाट भी विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, इसको एक तरीके से वोमलाट एक नाटक से संबंधित है, ठीक? नायक और रायसम आप लोग जानते ही होंगे। अगला चलते हैं 30 पे। किसने सिराजुद्दौला के शासन को सिस्टम ऑफ डर्टी जॉबिंग कहा? ठीक है। 29 का डी, 29 का सी, 29 का डी, 29 का सी मैंने क्या लगाया था? ठीक है, 29 का डी लक्ष्मण, 29 का सी। ठीक, बिल्कुल ठीक है गीता जी का बिल्कुल ठीक है। आरजू जी 29 का डी होगा, प्लीज़ सही कर लीजिएगा उसको। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, पसंद आएगा। किसने सिराजुद्दौला के शासन को सिस्टम ऑफ डर्टी जॉबिंग कहा? सिस्टम ऑफ डर्टी जॉबिंग कहा था। किसने कहा था? ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, हेक्टर मुनरोक ने कहा था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था, वेलेज़ली ने कहा था। किसने कहा था कि सिस्टम ऑफ डर्टी जॉबिंग? ये कहा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये कहा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों अगर मेरा प्रयास है अगर मैं कुछ अच्छा आप लोगों को दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रकार से तो आपका बहुत-बहुत आभार रहेगा और इस आभार को मैं हमेशा याद रखूँगा इस आभार को और आप सभी लोगों को भी याद रखूँगा कि प्रारंभिक तौर पे आप हमसे जुड़े थे और शायद पता नहीं कितने लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ अगर आप जुड़े रहेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक? 30 का ए, 30 का सी है, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन-सी पुस्तक 1857 है के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है, जो सरकारी इतिहास को बयाँ करती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 1857,
सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह, भारतीय सैन्य बगावत के सिद्धांत। तो ये किसकी बात कर रहा है? 1857। जो सरकारी इतिहास लिखा गया था वो 1857 के नाम से लिखा गया है। अगेन हमारा एक क्वेश्चन है, वो है दांडी, जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया था, वो किस जनपद में स्थित है? ठीक है, किस जनपद में स्थित है? इसकी भी, इस क्वेश्चन की हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो महसाना में हो गया, भुज में हो गया, नौसारी हो गया और द्वारका हो गया। आपको इसमें गलत नहीं होना चाहिए, तो 32 का होगा नौसारी। गुजरात का नौसारी जिले में दांडी पड़ता है। ठीक, 33 के ऊपर है। ठीक, 33 पे आ जाते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र कहाँ था? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र कहाँ था? केंद्र कहाँ था? ये था सेंट जेम्स पैलेस, किंगले पैलेस, बर्किंगम पैलेस और डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था सेंट जेम्स पैलेस में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं थोड़ा-सा डिफरेंशियल क्वेश्चन, अगर आपको पता हो, उम्मीद करता हूँ पता होना चाहिए। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो महात्मा गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज पर बैठकर लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को ज्वाइन करने। मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि जब वो वापस लौट के आ रहे थे तो किस जहाज पे आए थे? इधर से जहाज से गए, उधर से भी इधर इधर से, क्योंकि देखिए अभी तक ये तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि महात्मा गांधी यहाँ से किस जहाज पे बैठ के लंदन गए थे। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि वहां से किस जहाज से बैठ के भारत लौट के आए थे। ठीक, और ये क्वेश्चन अभिनव को शायद पता होना चाहिए क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन कराया है। ठीक, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी थी? क्या दी थी? भूमि अनुदान में दी थी स्वर्ण मंदिर के लिए। औरंगजेब हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया और अकबर हो गया। ये आप सभी लोगों को पता है कि जो गुरु रामदास थे, जो सिखों के चौथे गुरु थे, जिनको हम लोग गुरु रामदास के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ठीक, गुरु रामदास के नाम से जानते हैं। उन्होंने 500 बीघा जमीन, जो जमीन थी, गुरु रामदास को दी थी। फिर उसके बाद जो अन्य अगले गुरु बने थे, गुरु अमरदास, उन्होंने वहां पे अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक, सूफी विचारधारा में तर्क दुनिया का अर्थ है। ठीक है, तर्क दुनिया का अर्थ है उद्बुद्ध विश्व, विश्व का परित्याग और सहिष्णु संसार और इनमें से कोई नहीं। तर्क दुनिया का अर्थ है सूफी विचारधारा में विश्व का तर्क, विश्व का परित्याग, जिसको हम लोग तरीकत बोलते हैं। क्या ना, सूफी विचारधारा में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरीकत। ये देखिए, इसके बारे में हम लोग मैंने बताया था कि सूफी विचारधारा में 5-6 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे उबीदियत होता है, पहला जो स्टेप होता है वो उबीदियत होता है। ठीक है, उबीदियत मीन्स मतलब सच्चा इंसान हो, मन से साफ सुथरा इंसान हो। ठीक, सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है शरीयत, यानी कि इस्लामिक जो नियम कायदे कानून है, इसके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। तीसरा है तरीकत, तरीकत मीन्स मतलब तर्क, जो आपका तर्क है उस तर्क का त्याग कर दो। ठीक, उस तर्क का त्याग कर दो। फिर उस तर्क के त्याग करने के बाद आप हकीकत से रूबरू होंगे। हकीकत से रूबरू होने के बाद आप अ, फना और बका जैसी स्थितियों में पहुंचेंगे। फना और बका में मतलब एकदम मस्त हो जाना, ईश्वर में विलीन हो जाना। ठीक, 35 का बी। आगे हमारे पास है 36। भारत में किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने प्रारंभिक माल खाने स्थापित किए थे? गुजरात एवं सिंध, बंबई एवं सिंध, मद्रास एवं अवध, गुजरात एवं बिहार। कहाँ पहले अपने माल खाने स्थापित किए थे? तो ये स्थापित किए थे दोस्तों गुजरात एवं बिहार में। डच लोगों ने अपने पहले माल खाने स्थापित किए थे गुजरात एवं बिहार में। और डच लोगों ने प्रायोरिटी दी थी मसालों के ऊपर, प्रायोरिटी दी थी वस्त्रों को, यानी कि सूती वस्त्रों को इन्होंने मसालों के ऊपर प्रायोरिटी दी थी। इन्होंने वस्त्रों का मेन रूप से व्यापार किया था। विवाह 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 विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया है? सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, 37 का है फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज़ शाह तुगलक दीवान खैरात, फिरोज़ शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना की थी और दीवान खैरात क्या करता था, यही काम करता था, जो गरीब घर की बहू जो गरीब घर की जो स्त्रियाँ थीं, जो बच्चे होते थे, जिनके विवाह नहीं हो पाते थे, लैक ऑफ मनी, तो ये क्या करता था, उनको अनुदान प्रोवाइड करता था। इसके अनुसार उनको उनके विवाह के लिए पैसा-वैसा दिया जाता था और एक तरीके से जिस तरीके से आज वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन-सा वो चलाया जा रहा है यार, अ, सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह उत्तर प्रदेश में नहीं चलता है, सामूहिक विवाह जिसमें 51,000 रुपए मिलते हैं। उस तरीके का अनुदान मत समझ लीजिए आप। किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं हो सकता। वैद्य सिर दर्द ठीक करता है तो तदुपरांत बुखार हो जाता है, बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। देखिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और दूसरे भाई-बंधुओं को शेयर करते रहिए, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे उस समय आ रहे थे एकदम से ही गायब हो गए हैं। मेबी हो सकता है वो दूसरी जगह एंगेज हो गए हों। कोई शिकायत नहीं है उन लोगों से, लेकिन अगर देख रहे हो तो बेहतर है। तो ये किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है? किसने कहा था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 39 क्या कहता है? कन्या सामूहिक विवाह, यो ठीक है, कन्या सामूहिक विवाह, बिल्कुल ठीक है। ठीक। निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गज़नवी ने भारत पर आक्रमण किया था? पहला है कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर और सेकंड है मुल्तान, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, कश्मीर, प्रयास 38 का सी। और कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। किसने मतलब कौन-सा इसमें से बिल्कुल ठीक है? तो दरअसल अब 9 बजे से लेके अभी साढ़े 11 होने वाला है। टाइम सही है पर सर टाइम सही नहीं है सर। टाइम सही है पर टाइम सही नहीं है सर जी। ठीक, तो इसका आंसर होने वाला है डी, ठीक है। सबसे पहले उसने मुल्तान पे आक्रमण किया था 1014 में, फिर उसके बाद वो थानेश्वर पे उसने आक्रमण किया था, थानेश्वर के बाद वो कश्मीर पे 1018 से लेकर 25 तक उसने कश्मीर पर 2 बार अटैक करने का प्रयास किया। और चूँकि उस समय कश्मीर पे आप सभी लोग जानते होंगे रानी दिद्दा का शासनकाल चल रहा था और रानी दिद्दा ने इनको दोनों बार पराजित कर दिया। तो ये भाग गए वहाँ से और इन्होंने फिर मैदानी क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, कश्मीर को जीतने का प्रयास नहीं किया और कश्मीर को ये जीत भी नहीं पाए। फिर उसके बाद इन्होंने मथुरा पे अटैक किया था, मथुरा के बाद फिर ये वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, ठीक है? दरअसल अब समस्या है ना, अब बहुत सारे जो बच्चे आते हैं वो बहुत से कहते हैं कि सर ये टाइम ज़्यादा ठीक रहता है, कुछ ऐसे कुछ और टाइम रखने में कुछ दूसरे ऐसा ना कुछ दूसरे शिक्षक भी क्लासेस चलाते रहते हैं, कोई 8 बजे चला रहा है, कोई 9 बजे चला रहा है, कोई 10 बजे चला रहा है। तो मैंने ऐसे टाइम रखने का प्रयास किया है कि कुछ बच्चे अगर वहाँ से छूटे तो यहाँ भी अगर उनको अच्छा लगे तो आ सकते हैं। ये एक प्रयास टाइप का है, बाकी समय देखिए अब खुद हमारे पास भी उस हिसाब के, क्योंकि 3-3 क्लास लेनी पड़ती हैं विदाउट एनी पेमेंट ठीक है? हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम लोग क्लास चला रहे हैं और मेहनत बहुत है। खुद पढ़ना है, खुद भी पढ़ना है, ठीक। हुँ। तो ये है बलवन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज़ शाह तुगलक है, सिकंदर लोदी है। ठीक है, 40 का बी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इतना ऐसा ना क्वेश्चन बनाना, फिर उनको प्रिपेयर करना, फिर उनकी टाइपिंग करवाना, फिर उनको बेहतर तरीके से आपको सामने रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करना, फिर क्लास लेना, 7-8 घ 6 से 7 घंटे तो मेरे यूँ ही चले जाते हैं। खुद के लिए समय निकालना थोड़ा-सा खुद को पढ़ने के लिए भी मुझे 5-6 घंटे का समय निकालना पड़ता है। अगर मैं ऐसे काउंट करूँ, तो कम से कम मुझे मैं हर रोज़ कम से कम 10 से 12 घंटे मेरा खप जाता है इसी में। किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? ठीक है, धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए, किसने कहा था? राम राय ने, कृष्णदेव राय ने, हरिहर ने, देवराय दत्ती ने। ये बात किसने कही थी? तो ये बात दोस्तों कही थी कृष्णदेव राय ने ये बात कही थी, ठीक है?
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे ये बात। कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? ईरानी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक उसके दरबार में आया था। देखिए, हम लोग ऐसा ना हम लोग अब आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ईरानी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक उसके दरबार में नहीं आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरानी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक आया था, ना कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो बेहतर है कि हम लोग आगे अपने आप को, दिमाग को और शरीर को ना थकाएँ। अच्छा, अच्छा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके सारे वो लोग तो आ जाते हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं यार। चलिए कोई बात नहीं। अ, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, आप आ जाते हैं, यही बहुत मेरा सौभाग्य है कि आप आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सही आ तो जाते हैं। निम्न में से किसमें उच्च योग्यता प्राप्त करने पर और विजयनगर राज्य पारितोषिक देता था, तो उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? ठीक है, तो प्रयास कहीं जॉब वॉब करते हैं क्या, जो समय नहीं रहता है इतना? तो छाया नाटक, कुश्ती, जुआ और शतरंज। आप हो सकता है कि जॉब में हो, इसलिए इसलिए इस वजह से इतनी रात को आपको समय नहीं मिल पाता है। मैं समझ, अगर हो सकता है जॉब में होंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि जॉब में रहने के बाद किस प्रकार की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बनती हैं। तो ये था शतरंज, ठीक? ठीक है, 42 का डी, वो 43 का डी। 44 पे आते हैं। देवपाल के काल में नालंदा में एक बिहार बनवाने वाला बाल पुत्र देव कौन था? बिहार बनवाने वाला बाल पुत्र देव कौन था? भूमकार राजा था, पाल राजा था, राष्ट्रकूट राजा था, शैलेंद्र राजा था। कौन राजा था? तो ये राजा था शैलेंद्र राजा, ठीक है। कौन था? शैलेंद्र राजा। देवपाल के शासनकाल में, जो पाल वंश के शासक थे देवपाल, उनके शासनकाल में नालंदा में एक बिहार बनवाने वाले जो बाल पुत्र देव थे, शैलेंद्र शासक थे। कौन थे? शैलेंद्र शासक थे। आ जाते हैं 45। निम्न ग्रंथों में किसमें विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई है विधवा को? तो ये एक दी गई कामसूत्रा में, मानव धर्म शास्त्र में, शुक्र नीति शास्त्र में और नारद स्मृति में। देखिए, विधवा विवाह की अनुमति जैसे नारद स्मृति में भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा पराशर स्मृति में भी इनके जो विधवाओं के विवाह को, मतलब पुनर्विवाह करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा जब हम वेदों की तरफ जाएंगे तो अर्थशास्त्र में ऐसी महिलाएं, उनको भी विधवा विवाह करने की अनुमति थी। तो ऐसी महिलाएं जो दोबारा विवाह करती थी, पुनर्भू उन्हें बोला जाता था। इस चीज को आप लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तत्कालिक प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? उस समय का जो तात्कालिक प्रशासन था, उसमें भ्रष्टाचार के ऊपर प्रकाश पड़ता है। मृच्छकटिकम हो गया, मालविका मित्रम हो गया और रत्नावली हो गया और कर्पूर मंजरी हो गया, ठीक है। जैसे आ जाते हैं, ठीक है। मृच्छकटिकम इसका आंसर होगा दोस्तों 46 का ए, मृच्छकटिकम। और इसकी रचना करने वाले थे शूद्रक थे। कौन थे? शूद्रक ने इसकी रचना की थी। और इसमें किस चीज की रचना की थी? इसमें देखिए चारुदत्त और एक उसका नाम क्या था, महिला का नाम क्या था, उनके बीच प्रेम संबंध दिखाने का प्रयास किया गया है। और ऋतु कुशवाहा जी, आपका स्वागत है। और इसके अलावा इसमें राजसी परिवार को छोड़कर एक सामान्य जनमानस की व्यवस्थाओं को दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है, ठीक। 47 क्या है? 47 में अलाउद्दीन ने, ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ यू हैव मतलब क्या ही बोलूँ, आपको पसंद आएगा। बसंत बसंत सेना, ठीक है, बसंत सेना। बहुत अच्छे बसंत सेना। नाम भुला जाता है सब कुछ। 47 है। अलाउद्दीन ने इतना रक्त बहाया जितना कि फ़ैरो ने कभी नहीं बहाया। कभी बहाया नहीं, ठीक है, कभी नहीं, ठीक। अलाउद्दीन ने इतना रक्त बहाया जितना फ़ैरो ने भी कभी नहीं बहाया। ये बात, ये कथन किसका है, ठीक? ये है आमिर खुसरो का, जियालुद्दीन बर्नी का, शम्स सिराज रफ़ीक का और हसन निज़ामी का। ये कथन दोस्तों किसका कहा है? तो ये कथन है जियालुद्दीन बर्नी का। मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ, अगर खिलजी वंश की कोई आलोचना करता हुआ दिखे तो वो सीधा-सा जियालुद्दीन बर्नी होगा। क्योंकि ये इसके अंदर एक प्रकार की इनके प्रति घृणा की भावना थी। जो खिलजी वंश था, इसके प्रति घृणा की भावना थी, क्योंकि ये उनको अकुलीन वंश का मानता था। मतलब ये मतलब बहुत नीचे के तबके के मुस्लिम उनको समझता है। तो ये उसकी हमेशा बुराई करता हुआ नजर आता है। अगेन नया क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको ये भी पसंद आएगा।
कल्लयम मध्यकालीन कर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कल्लयम मध्यकालीन एक प्रकार का कर है, ये किससे संबंधित है? कल्लयम मध्यकालीन, ठीक है? तो लोहे पर लगने वाला कर था ये, ठीक? अनुमानित आय पर लगने वाला कर था, खदान से पत्थर निकालने पर वाला कर था, उस पे लगने वाला कर था और उपयुक्त में से कोई नहीं। नए क्वेश्चन है, मैंने बताया है कि 20 क्वेश्चन लगभग आपको नए मिलेंगे, ठीक? और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक? 48 का बी, 48 का सी। ठीक है, आरजू और ऋतु जी का ठीक है। ये है अभिनव है सी, अभिनव इसका आंसर सी है। खदान से पत्थर निकालने पर कर, ठीक है, खदान से पत्थर निकालने पर जो कर लगता था उसको कल्लेयम कर बोला जाता था। अगला है, ये भी एक नया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छा लगेगा। सातवाहन कालीन कुकुर, कुकुर का मतलब यहाँ कुत्ता वुत्ता मत समझिएगा, ये एक जगह का नाम है। सातवाहन कालीन कुकुर जिसका वर्णन वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा लेख में मिलता है, भारत के किस भाग को संदर्भित करता है? जैसे नासिक गुहा लेख में ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो जो विजित क्षेत्र थे, जिनके द्वारा विजित क्षेत्र थे, उनके चर्चा की गई है। तो ये कहने का मतलब है, ये कुकुर क्षेत्र किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो ये पश्चिमी राजपूताना, पैठन का समावर्ती भाग, कृष्णा नदी का तटीय भाग और नर्मदा घाटी, ठीक? और नर्मदा घाटी, ठीक है? तो यहाँ से मैं कुछ एक चीज़ें बता दूँ, नर्मदा घाटी को एक ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको नर्मदा घाटी को क्या बोला जाता था? अनूप, ठीक है? क्या बोला जाता था? नर्मदा घाटी को अनूप। और कृष्णा नदी तटीय जो क्षेत्र था, इसको बोला जाता था ऋषिक। क्या बोला जाता था? ऋषिक बोला जाता था इस क्षेत्र को, ठीक है? उस समय। और जब पैठन का सीमावर्ती जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलते थे? मुलुक। इसको क्या बोलते थे? मुलुक। इसमें बोला गया था कि ये जो दिया है नासिक गुहा लेख में, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा विजित है, उसमें ये बात की गई है। पश्चिमी राजपूताना को बोला जाता था कुकुर, ठीक है? पश्चिमी राजपूताना को क्या बोलते थे दोस्तों? कुकुर बोलते थे, ठीक? तो 49 का आंसर होगा, क्या होगा इस हिसाब से? ये 49 का आंसर तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा, प्लस ये जो नाम है इनको भी याद रखिएगा, अनूप, कृष्णा नदी तटीय क्षेत्र ऋषिक और पैठन का सीमावर्ती क्षेत्र मुलुक, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एक और नया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आएगा, ठीक है? उज्जैन चिन्ह वाले सिक्के किस राजवंश से संबंधित हैं? उज्जैन चिन्ह वाले सिक्के, सॉरी, उज्जैन चिन्ह वाले सिक्के किस राजवंश से संबंधित हैं? शक शासकों से, शुंग शासकों से, सातवाहन शासकों से और कुषाण शासकों से। किन शासकों से संबंधित है उज्जैन? उज्जैन चिन्ह का मतलब है जैसे कि दो क्रॉस निशानियां बनती थी, उनके ऊपर दो बाल बने हुए थे, बाल टाइप की ना, तो दो मतलब क्रॉस चिन्ह और उसके ऊपर दो बाल, तो इसको उज्जैन चिन्ह बोला जाता था। तो उज्जैन चिन्ह वाले सिक्के के जो प्रचलन मतलब जिनका प्रचलन किया था, किस राजवंश ने किया था? शक हो गया, शुंग हो गया, 50 का डी, 50 का सरोज कह रहे हैं, 50 का डी, अभिनव कह रहे हैं 50 का सी, ठीक? तो ये है सी, सातवाहन शासकों से। देखिए सातवाहन शासकों से बहुत कुछ एक सिक्के बहुत हैं जो पूछे जा सकते हैं, सिक्कों से जुड़े हुए अक्सर क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने श्री सात सिक्के, ठीक है, सात सिक्के जिनको नाम हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार के कुछ सिक्के चलाए थे जिनको श्री सात सात और उज्जैन चिन्ह वाले सिक्कों के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन 51 है, अगेन नया क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये भी आप लोगों को पसंद आएगा और मजा आएगा, इन क्वेश्चनों का आनंद लीजिए। देखिए कविता बेशक नहीं चल रही है लेकिन क्वेश्चनों का आनंद लीजिए आप लोग, ठीक। अ, किस स्तूप के तोरणों की यह विशेषता है कि उनकी बडेरियों के दोनों गोल सिरों पर खुले मुख वाले मगरमच्छों की आकृतियां बनी हुई है? किस स्तूप की ये विशेषता है कि उसकी उनकी जो बडेरियों के दोनों गोल सिरों के ऊपर खुले मुख वाले मगरमच्छों की आकृतियां बनी हुई हैं, ठीक है। अंकुश गौतम आपका स्वागत है। अंकुश, भारहूत हो गया, सांची हो गया, अमरावती हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, ठीक है। और
दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा आप लोग। लाइक ज़रूर लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत-बहुत आभार रहेगा अगर अगर आप लोग एक छोटा-सा काम कर पाए तो। ठीक, और अगर नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप लोगों का आभार है कि आप यहाँ पे आते हैं। 65-63 क्वेश्चन होंगे रितु जी, ठीक है? ठीक, इसका इसका दोस्तों आंसर है ए, ठीक। भारहूत और सांची से जुड़े हुए और इन चीज़ों से जुड़े हुए दोस्तों मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूँगा ना, भारहूत वगैरह से जुड़े हुए, जहाँ अक्सर हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, तो उन क्वेश्चनों में आप गलती नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो भारहूत से क्वेश्चन बीच-बीच में आते रहेंगे, तो ये भारहूत जो स्तूप है, वहाँ से लिया गया है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको भारत से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है इस प्रकार का कोई क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाए। अ, आगे फिर से नया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये भी पसंद आएगा आप लोगों को। पतंजलि ने ऐसे लोगों को क्या कहा जो बिना किसी अध्ययन के संस्कृत बोल सकते थे? पतंजलि ने ठीक है, पतंजलि ने ऐसे लोगों को क्या कहा जो बिना किसी अध्ययन के संस्कृत बोल सकते थे? शिष्ट, भाष्य, उपाध्याय, अधिवक्ता, ठीक है? ठीक, शिष्ट, भाष्य, उपाध्याय, अधिवक्ता। तो ये पतंजलि थे, इन्होंने जो संस्कृत बोल सकते थे बगैर किसी अध्ययन के, बगैर किसी रीडिंग के। प्रणाम गुरुजी, बिट्टू गोयल प्रणाम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। लगता है प्रियांश जी ने शेयर कर दिया है, तो देखिए आप लोगों का बहुत-बहुत आभार है, दोबारा आया आप लोग आए तो अच्छा लगा देख के। तो 52 का आंसर होने वाला है शिष्ट। नहीं, क्लास रुक नहीं रही है। क्लास रुक नहीं रही है, मैं ही एक जगह खड़ा हुआ हूँ बस। क्लास तो चल रही है, ठीक। 53 क्या कहता है? अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया है? हाँ, ठीक है। कौटिल्य हो गया, अशोक हो गया, मनु हो गया, पुष्यमित्र शुंग हो गया। ठीक है? तो ये बात करता है कौटिल्य, ठीक है? कौटिल्य ये बात कहता है। शिष्ट, हाँ ठीक है, शिष्ट ऐसे लोग होते हैं तो जो बिना किसी अध्ययन के या फिर उसके रीडिंग के वो लोग अच्छी संस्कृत बोल सकते थे। आगे चलता है अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसके द्वारा की गई है? देखिए बहुत कौटिल्य, बिल्कुल ठीक है, कौटिल्य ने ये बात कही है। महाकश्यप, महेंद्र, मिलिंद और मोगलीपुत्तिस, ठीक है? जबकि बौद्ध संगति में ये मोगलीपुत्तिस द्वारा रचित है। आगे चलते हैं हम लोग। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में, ठीक है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित पाए जाते हैं? ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें ये सूक्त देखने को मिलते हैं, ठीक है? राजा की उत्पत्ति से संबंधित 55वां, ठीक है? आगे चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अब। सैंधव व्यापारिक केंद्र से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? एलम, ओमान, मेलुहा और दिलमुन। आप लोगों को पता होगा कि 2 मध्यस्थ पत्तन हुआ करते थे, एक दुलमुन हुआ करता था और एक मगन हुआ था। मगन नाम से भी जानते हैं, मगन को हम लोग माकरान तट के नाम से जानते हैं, जो उसमें पाकिस्तान में, दिलमुन जिसको हम लोग बहरीन द्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी दिलमुन, ठीक है? आगे हमारे पास है राज्य के अधिकारी रत्निन, जिनकी संख्या 12 हुआ करती थी, किस यज्ञ से संबंधित होते थे? अश्वमेध, राजसूय, सूत्रमणि और वाजपेयी किस यज्ञ से संबंधित थे? ये दोस्तों सिंपल तौर पे संबंधित थे राजसूय यज्ञ से। किससे संबंधित थे? राजसूय यज्ञ से। आगे हमारे पास है 58, अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? सूरत की संधि आप सभी लोग जानते हैं, जो संबंधित है सूरत की संधि अ, जो रघुनाथ राव थे, पेशवा जो बनने का चाह रखते थे और उम्मीदें उनको बहुत सारी जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने अंग्रेजों से इस संधि की थी। 7 मार्च 1775, 1 मार्च 1776, 11 फरवरी 1778, 15 जून 1779, ठीक है? ठीक, तो ये था उन्होंने 7 मार्च 1775 में, 7 मार्च 1775 में, ठीक। अगला है 59 है, मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष क्या कहलाता था?
ये था मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? विविता अध्यक्ष था, संस्था अध्यक्ष था, संचाराध्यक्ष था और सूना अध्यक्ष था। विविता अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, संचाराध्यक्ष और सूना अध्यक्ष। चलिए आप लोगों का बहुत अच्छा आंसर है। ये था संस्था अध्यक्ष, ठीक है? मार्गों का अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, संचाराध्यक्ष नाम का कोई अध्यक्ष नहीं था, नहीं, ठीक है? बाकी सूना अध्यक्ष, बबीता अध्यक्ष आप लोग जानते हैं, चारागाह अध्यक्ष था, सूना अध्यक्ष जो बूचड़ खाने का अध्यक्ष था, उसको सूना अध्यक्ष बोलते थे। संचाराध्यक्ष नहीं था सरीन जी, संचाराध्यक्ष नहीं था, संस्था अध्यक्ष था, ठीक है? व्यापारिक मार्गों का देखभाल करता था। अशोक अपने किस लेख में रज्जुकों पर पूर्ण विश्वास प्रकट करता है? ठीक है, रज्जुकों पर पूर्ण विश्वास प्रकट करता है। छठे शिलालेख में, दूसरे स्तंभ लेख में, सातवें स्तंभ लेख में, चौथे स्तंभ लेख में। किस शिलालेख में, किस स्तंभ लेख में या शिलालेख में वो रज्जुकों के ऊपर पूर्ण विश्वास करता हुआ प्रतीत होता है या वो उसको व्यक्त करता है? ठीक है, छठे शिलालेख, दूसरे स्तंभ लेख में, सातवें स्तंभ लेख में, चौथे स्तंभ लेख में। ठीक है, 60 का डी, ठीक है। ये है चौथे स्तंभ लेख में, ठीक है। 60 का डी चौथे स्तंभ लेख में। निम्न में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक है? सर सैयद अहमद खान, सर विलियम हंटर है, थियोडर बैक है, थियोडर मैरिसन है। इंडियन मुस्लिम छठे में कहीं, ठीक है, ये है सर विलियम हंटर, ठीक है, 61 का। अगला क्वेश्चन, 1929 में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? देखिए शारदा एक्ट आप सभी लोग जानते हैं, लड़की बच्चों की जो उम्र थी, एज की उम्र थी, उसको लेके एक डिसीजन आया था, एक एक्ट आया था हरविलास शारदा के जो प्रयासों के फलस्वरूप। तो वो उसमें क्या कहा गया था, उसने विधवा विवाह की स्वीकृति प्रदान की थी, ये तो था नहीं। इसने कारखानों में बच्चों की नौकरी पर रोक लगाई थी, ये भी नहीं था। इसने लड़कों लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को डिसाइड किया था, ठीक है। तो इसका होगा 62 का बी, ओ सॉरी 62 का सी, ठीक है। सी सी इसने लड़कों लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी, ठीक है। तो इसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 62 का सी, ठीक है। लड़कियों की आयु लड़कों की आयु थी 18 वर्ष, ठीक है, और लड़कियों की आयु थी 14 वर्ष, ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसका है निम्नलिखित जो है, जो उसको सामने चीजें दी हुई, इसको हमको क्रम के अनुसार लगाना है, ठीक है। सती प्रथा एक्ट आप लोग पता होंगे, सती प्रथा 1828 में। एजुकेशन 1833 मान लीजिए इसको, ठीक है। 1828, 1828 और 1833 और 1904, ठीक है। लगाना आसान हो जाता है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 63 का ये। तो दोस्तों मित्रों, आप पहली बात तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, और मुझे लगता है प्रियांश जी ने आप लोगों को शेयर कर दी होगी क्लास, इस वजह से आप लोग आ गए हैं। और क्योंकि प्रियांश जी बहुत लेट आते हैं, वो शायद मेरे ख्याल से कहीं जॉब वॉब करते हैं, और इस वजह से वो बहुत लेट आ पाते हैं और शेयर भी कम ही कर पाते होंगे। लेकिन लेट ही सही, अगर आप लोग आए तो ठीक है। चलिए दोस्तों, और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा आने का, अगर आप लोग आने आ पाएँ तो, ठीक है। अगर आने का प्रयास कीजिएगा, और शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा-सा अनुरोध है, तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो प्लीज़ सब लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग लाइक लाइक करना चाहते हैं तो। अगर देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, क्वेश्चन अगर अच्छे हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग लाइक कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको पसंद नहीं आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं लाइक करने की, ठीक है। इट्स अ बिल्कुल मतलब एक फेयर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, फेयर जो कंपटीशन होती है, हम लोग सिर्फ उसकी बात करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, बुरा लग रहा है तो मतलब बुरा है। तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर बुरा लग रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन थे आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे, आपको बेहतर क्वेश्चन मिल पाए होंगे।
और बेहतर तरीके से मैं आपको डिलीवर कर पाया हुआ हूँगा। और इसी वजह से कह रहा हूँ, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होती है आपसे किसी और दिन, फिर मुलाकात होगी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और उम्मीद करता हूँ कल आप लोग, अगर राइट टाइम आप लोग आ पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा-सा अच्छा रहता है ना, कमेंट बॉक्स में थोड़ा-सा भरा रहता है और एक मोमेंट सा क्रिएट होता है कि बहुत से लोग हैं और अपना सवाल-जवाब अपने-अपने दे रहे हैं, तो अच्छा रहता है। अच्छा, दूसरे स्टेशन से आने में लेट हो जाते हैं। ये सही। अब हाँ, दूसरे आप शायद दूसरी जगह भी बहुत से लोग आप लोगों ने जॉइन कर रखा होगा बहुत पहले से ही। तो इसी को ध्यान में रख के पहले मैं 10 बजे ही लेता था, 10 बजे बच्चे भी बहुत ना के बराबर आते थे। एक हमारे आते हैं अभिनव निगम आते हैं, वो रेगुलर आते रहे, अभी हाल में गीता जी जुड़ी हुई हैं, वो भी रेगुलर आ रही हैं। और बाकी अभी आप लोग हाल में ही आना शुरू हुआ है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप लोगों का बहुत-बहुत आभार है, बहुत-बहुत अभिनंदन है कि आप लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ समय बिताते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप आते हैं, वो भी बहुत है मेरे लिए तो। और क्लास अगर पसंद आई हो, अगर प्लीज़ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पे। और अगर आप जीएस के प्रति भी इंटरेस्टेड हैं, तो 9 बजे की क्लास चलती है जीएस में, जीएस के लिए। तो आप अगर आप आना चाहें, वहाँ भी आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, कल फिर हमारी 10:30 बजे ही क्लास रहेगी। और तब तक के लिए गुड नाइट। अभी डीजे चल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक, तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट और शुभ रात्रि। ध्यान दीजिए अपना, ख़्याल रखिए अपना और अपने परिवार का, और अच्छे से रहिए, ठीक? ओके, और फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा कैसी क्लास लगी। हालाँकि आप लोग बहुत लेट आए, लेकिन जितने भी लेट आए, जितने भी क्वेश्चन मिले हैं आपको, अगर वो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक? ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन।